तो लास्ट क्लास में हमने अर्थिंग एंड सेफ्टी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन और बाय चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसके बाद अगला टॉपिक था कि चार्जिंग ऑफ टू स्पेयर बाय द इंडक्शन, चार्जिंग ऑफ स्पेयर बाय इंडक्शन, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बाद हमने बोला था कि अगले दिन हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिसके अंदर आएगा एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। सुनाई दे रहा है सबको? आवाज जा रहा है अच्छे से? कौशल, सृजन, हाँ सर। ऐतुक, आशीष, ग्रेस, सुन पा रहे हो सर? तो हमने बताया था कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। अब तक जितना पढ़े थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, कुछ कुछ चीज़ें थे जो इम्पोर्टेंट थे, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। तो सबसे पहला टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अंदर इसके अंदर है फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा एडिशन ऑफ चार्जेस। एडिशन ऑफ चार्जेस। इसके अंदर लिखो इफ अ सिस्टम contains 3 point charge, if a system contains 3 point charge Q1, Q2 and Q3, then the total charge of the system will be algebraic addition of Q1, Q2 and Q3. Q1, Q2 and Q3. That is, charge will add up. हेलो, हाँ हाँ अभिजीत, टाइम वगैरह में कर सकते हो। जो तुमने ज्वाइन किया था पहले, चार्ज हो तो सबका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो होगा तुम्हारा टोटल चार्ज। मतलब जो नेट चार्ज Q होगा ये होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर n चार्ज होंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू n तक जाएगा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा एडिशन ऑफ चार्जेज। आगे समझ में अच्छे से? ग्रेस हो चुका आशीष? यस सर। हाँ सर। आसान ही था, ये सब टॉपिक उतना खतरनाक नहीं कह सकते इनको। नेक्स्ट देखते हैं।
अगला जो है वह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Quantization of charges. Electric charges is always quantized. Electric charge is always quantized. That is, electric charge is always an integral multiple of charge E. E means electron, ठीक है। जैसे Q is equal to Ne, where n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 dot dot dot. When a physical quantity can have लिखना मत, समझ लो, when a physical quantity can have only discrete value rather than any value, then the quantity is said to be quantized. Several experiments have established that the smallest charge that can exist in the nature is the charge of the electron. If the charge of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is taken as the elementary unit, then the quanta of the charge and denoted by E, the charge on a body will be the sum integral multiple of E. मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, कितने भी चार्ज है, ये सब जो चार्ज होंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन का होगा। मान लो कि अगर 3 चार्ज है तो Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्या होगा, 3, n का वैल्यू 0 1 2 3 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलोम। तो ये है तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, इसमें कुछ नया नहीं है, वही है पुरानी। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। मतलब कोई भी जो चार्ज होगा, कितने भी चार्ज होंगे तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, यही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। अगला जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये तो तुमको बचपन से ही आता है कंजर्वेशन। ये आया समझ में, एचओ ग्रेस आशीष सृजन सब लोग बताओ, ये आया समझ में? यस सर। हाँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें याद है, जितने भी चार्ज होंगे उतने से मल्टीप्लाई। हाँ, कोई बोलेगा 1.5 चार्ज हो सकता है क्या, तो नहीं होगा। ये जो होगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, मतलब इंटीजर ही होंगे, ठीक है। जो तुम्हारा फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, 1.75 चार्ज नहीं हो सकता। अगर बोल दे कि 0.8 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये पॉसिबल है? नहीं है। ये 0.8 नहीं हो सकता, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। Q इज इक्वल टू एन के फॉर्म में होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है, अगला जो प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये तो तुमको पता ही है, जो बचपन से कंजर्वेशन का रूल पढ़ रहे हैं वही चार्ज के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? तो ये 2 बातें कहता है। पहला बात कहता है कि द टोटल चार्ज of an isolated system remains constant. The total charge of an isolated system remains constant. दूसरा पॉइंट, the electric charges can, ये तो तुमको याद है, the electric charges can neither be created
neither be created nor destroyed. They can only be transferred from one body to another. One body to another. इनको कॉपी करो, मैं थोड़ा इनको डालता हूँ आपको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि टोटल चार्ज जो होगा आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो पूरी तरह से पैक्ड सिस्टम, कोई भी तरह का किसी भी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से बंद अगर कोई सिस्टम है उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो उसमें जो टोटल चार्ज होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको ना ही क्रिएट किया जा सकता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये बात सबको समझ में आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आ गया समझ में? हाँ बोलो। हाँ सर। ठीक है। चार्ज क्वांटाइज ये हो गया, चार्ज कंजर्व, चार्ज इनवेरिएंट। एक टॉपिक इसमें ये भी लिख सकते हो कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, मतलब ये प्रॉपर्टी के अंदर आ गई, कोई टॉपिक नहीं है, प्रॉपर्टी हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट बना सकते हो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अगर चार्ज है तो उसका मास भी होगा। द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द मास, विदाउट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब जो चार्ज है वो बिना मास के नहीं हो सकते, लेकिन जो मास है वो बिना चार्ज के हो सकते हैं। मान लो कि कोई ये चीज है, मान लो ये कोई मास है, ये क्या, इस पे चार्ज न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज भी, नेट चार्ज जीरो भी हो सकता है। तो जो मास है वो बिना चार्ज के हो सकते हैं, लेकिन कोई भी चार्ज जो है तो उसका कुछ ना कुछ मास होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज है, मतलब चार्ज है मतलब क्या, उसका एक कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, तो तुम ये एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे, द चार्ज
cannot exist without mass, while mass can exist without charge। ये डिफरेंशिएट करने में ये काम आ जाएगा ये पॉइंट। उसके बाद ये भी तुम एक लिख सकते हो, पॉइंट बना सकते हो कि चार्ज इज इनवेरिएंट। फिफ्थ पॉइंट तुम ये बता सकते हो कि चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका एक्सप्लेनेशन में तुम ये लिख सकते हो, दिस मीन्स that charge is independent of frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे से मतलब इंडिपेंडेंट होंगे चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट change whatever be its speed। मतलब चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है तो चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब उतना ही रहेगा। अगर इसको दूसरे भाषा में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा ये चेंज नहीं होगा उसके स्पीड को चेंज करने से। मतलब कितने भी स्पीड कर दो, घटा दो, बढ़ा दो, रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दो तो इससे चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज जो है वो इतना ही रहेगा। ये दोनों पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? आगे सर। ठीक है, अब तुम नोट पॉइंट में लिख सकते हो पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अंदर आ जाएगा। तो मिटा देता हूँ। पेयर प्रोडक्शन ये टॉपिक हो गया, आएगा इसी कैटेगरी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अंदर ही आ जाएगा। अगर पूछेगा अलग से तो ये लिखना, अगर नहीं पूछेगा तो वही 4-5 पॉइंट लिख के काम चला देना, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का पूछा गया। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का जो फिनोमिना होता है तो उसमें जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है। आप बोलेंगे कि सर पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना क्या होता है, तो देखो इन विच गामा रे फोटोन materializes into an electron positron पेयर। जो पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है। पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना होता है क्या, उसमें क्या होता है कि जो गामा रे होता है उनसे दो चार्ज को अलग किया जाता है। एक तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा जो होगा तुम्हारा पॉजिट्रॉन हो गया। मान लो ये गामा रे है, ठीक है, ये गामा रे है, इससे तुम्हें दो चीज मिलेगा, एक तो मिलेगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक तरह का प्रोटॉन ही तुम कह सकते हैं, परंतु बस इसका नाम बदल गया। पॉजिट्रॉन का भी चार्ज +1 होता है, ठीक है। तो पेयर प्रोडक्शन आ गया समझ में? सर हाँ सर ये जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है गामा रे में है ना? हाँ, गामा रे से बना है, गामा रे से बना है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, गामा रे की मदद से, ठीक है ना। सर ये पॉजिट्रॉन एक तरीके का, सर ये जो पॉजिट्रॉन है ये एक तरीके का
चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल है, चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिनका जो चार्ज होता है वो अप्रॉक्स प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल ही होता है। समझा? हाँ सर। पहले पढ़ा है ना पॉजिट्रॉन के बारे में या नहीं? नहीं सर। हाँ, पॉजिट्रॉन जो होता है वो इसका जो चार्ज होता है पॉजिट्रॉन का, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है ना उतना ही होता है, परंतु इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। मतलब अगर पॉजिट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की हम बात करें तो ये भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, लेकिन पहले प्लस लगा होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। आया बात समझ में? मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कोई दिक्कत? पॉजिट्रॉन को C.D. एंडरसन ने 1932 में डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन का सर सिंबल E- होता है, पॉजिट्रॉन का जो सिंबल होता है वो तुम्हारा E+ होता है। पॉजिट्रॉन का सिंबल E+ होता है, इलेक्ट्रॉन का E- होता है, और इसका जो दूसरा सिंबल है वो बीटा का पावर प्लस, मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, और पूछो। सर पॉजिट्रॉन का डिस्कवरी किया मतलब कैसे? अब इसके लिए तो फिर इसके सेटअप पे जाना पड़ जाएगा। जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के बाद हुआ था इसका, ठीक है ना, इसके लिए तुम्हारा बताता हूँ। पॉजिट्रॉन का डिस्कवरी तो तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। मेरे पास ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उसको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, उसमें जो है कॉस्मिक रे के द्वारा, जैसे जो तुम्हारा कैथोड रे, कैनाल रे, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सबको डिस्कवर किया गया था ना, तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कॉस्मिक रे का यूज किया गया C.D. एंडरसन के द्वारा। ठीक है, और जिनके बाद उनको पॉजिट्रॉन मिला। मतलब उन्होंने एक अलग टाइप के पार्टिकल देखे तो उनको बोला गया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है, बस उनका जो चार्ज है बस वो अलग है। आया बात समझ में? तुम उसको गूगल पे सर्च करोगे कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट तो तुम्हें पता चल जाएगा। COSMIC, कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, इसके द्वारा पता चला पॉजिट्रॉन का। कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको तुम सर्च करोगे तुम्हें इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, क्या सेटअप है, कैसे किया। ठीक है, देख लोगे? ग्रेस। हाँ सर। अगर फिर भी ना, फिर मैं समझा कि तुमको अगर बोलोगे तो। ये टॉपिक से हट के चला गया। पॉजिट्रॉन का डिस्कवरी जो हुआ ये अभी अपने सिलेबस में नहीं है। बस तुम इतना जानो कि एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो जैसा प्रॉपर्टी सब कुछ है बस उसका ठीक उसका उल्टा है पॉजिट्रॉन का। मतलब हम एक तरह से प्रोटॉन भी कर सकते हैं, प्रोटॉन भी तो ऐसा ही था ना, एंटी ही तो होता है, सब कुछ चेंज होता है, इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है, इसलिए हमने बोला कि अप्रॉक्स ये लगभग बोल सकते हो कि प्रोटॉन के ये इक्वल है। समझे? अब अगला टॉपिक है एनहिलेशन ऑफ मेटल। ये छोटे छोटे टॉपिक तुम्हारे बुक में बीच बीच में NCERT में घुसे पड़े हैं, ढूंढोगे तो मिलेगा, नहीं ढूंढोगे तो दिखेगा भी नहीं। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन, सुनो गैस ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इन दोनों को हम एक साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा और उससे क्या होगा, गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जिसका एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ, तो ये सब एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है। हमें बोला गया है कि भाई इसको पढ़ना है, ऐसा होता है, अगर तुमको ये करना है तो तुम इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सर हाँ। सर सुना है गामा रे सबसे पावरफुल रे होता है। क्या? सुना है गामा रेस जो होते हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं। गामा रे क्या होते हैं? बहुत पावरफुल होते हैं सर। हाँ, वो तो होते ही हैं, गामा रे भी पावरफुल होते हैं, एक्सरे भी होते हैं, बहुत सारे रे हैं, सबका मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग इस्तेमाल है।
ऐसा नहीं है कि गामा रे ही पावरफुल है, एक्सरे नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हमें यूज कहाँ पे, इसका किस पर्पस के लिए। ठीक है, अल्फा रे का भी मतलब यूज किया जाता है, अल्फा रे भी होते हैं पावरफुल ही होते हैं, उसको भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन एंड अपोजिट्रॉन, ये सब फैक्ट्स में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इस हिसाब से सर्च मारोगे अल्फा रे के बारे में तो वो भी पावरफुल ही तुम्हें दिखाएंगे। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट, an electron and a positron on coming in contact destroy each other, destroy each other by and comma लगा दो, by producing and लिख सकते हो each other and producing two gamma ray photons, each of energy 0.51 MeV। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस पोजिट्रॉन ये बना देगा दोनों मिलके गामा रे। ठीक है, 2 गामा रे। अब बोलोगे कि सर ये 2 गामा रे कैसे हो जाएगा, तो पहले वाला देखो, पेयर प्रोडक्शन में क्या था कि गामा रे, देखो ध्यान से ये लिखना मत, गामा रे जो था इससे क्या बना था, इलेक्ट्रॉन प्लस पोजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस पोजिट्रॉन, तो एक गामा रे से एक इलेक्ट्रॉन एक पोजिट्रॉन, मतलब ये पूरा फुल तो नहीं बना, हाफ हाफ मिला होगा, एक रे का इलेक्ट्रॉन होगा मतलब आधा आधा मिला, ये एक है ये एक है, तो दोनों मिला के दो बनाएंगे। ठीक है ना, ठीक इसका उल्टा कह सकते हैं, पेयर प्रोडक्शन का अपोजिट प्रोसेस ये कह सकते हैं। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता था, एक गामा रे का ब्रेकडाउन होने से इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन मिलता था, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसके साथ जब ही फाइटिंग होगा दोनों जब डिस्ट्रॉय होंगे तो उसके साथ एक एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, जो होगा गामा रे, ये गामा रे है, बस दो जो है उसके नंबर को बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ये समझ में आया आशीष, ग्रेस, सृजन, एटू? नहीं आया, फिर से बताओ। सर वो 0.51 के बाद क्या है? MeV, ये इसका मतलब यूनिट है, इतना एनर्जी निकलेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी जो निकलेगा वो इतना निकलेगा, जब ये दोनों मिलेंगे, दोनों ब्लास्ट करेगा, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगा, जो एनर्जी होगा ये गामा रे जो निकलेगा वो इतना एनर्जी होगा उसका। और पूछो, हो गया? ग्रेस, नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से बताऊंगा। आशीष, समझ में आया? और ये जो फिनोमिना हो रहा है, दो एक इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन आपस में डिस्ट्रॉय जो हो रहे हैं और गामा रे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बोलेंगे एनिहिलेशन ऑफ मैटर। आशीष, नहीं आ रहा क्या? आया सर। आया? देखो, लेंदी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब फिजिक्स ही कह सकते हैं, लेंदी है, टर्म छोटे छोटे बहुत सारे हैं, परंतु कोई एक ऐसा टर्म नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, समझ में पूरा आ जाएगा। हाँ, अगर तुम उसके जड़ तक जाने की कोशिश करोगे तो उसके लिए तुम्हें मेहनत, जैसे तुमने पूछा, ग्रेस ने पूछा कि सर पोजिट्रॉन क्या होता है, पोजिट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो पोजिट्रॉन के बारे में हमें पढ़ना है, उनके चार्ज, उनके मास, ये कैसे, कहाँ से आया, किसने लाया, बस ये पढ़ना है। अब इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, इनको पढ़ने के लिए तुम्हें हायर स्टडी में जाना पड़ेगा, या नहीं तो तुम अभी भी सीख सकते हो यूट्यूब, गूगल की मदद से। समझ रहे हो? ग्रेस, रोकुम, हाँ बोलो। ग्रेस है, सृजन है, औतुक है, आशीष है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान सीमित है, ज्ञान तुम ले सकते हो, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है वहाँ से लेके। हाँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पूछा जाएगा कि जो एक्सपेरिमेंट बताओ कि कैसे परफॉर्म करेंगे पोजिट्रॉन की डिस्कवरी के, ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तो हमारा जो सिलेबस है हम उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और इसमें बहुत सारे नए नए टर्म मिलेंगे, उनको तुम्हें सीखना पड़ेगा। अभी तक तुम देखोगे तो 10 से 15 टर्म तुम सीख चुके हो, और उसको अगर एक साथ दिमाग में चलाओगे तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन भी आ जाए, तो इसलिए डेली बाय डेली पढ़ के सारे टॉपिक को क्लियर रखना है। जहाँ तक मुझे पता है, हमने जितना भी टॉपिक तुम्हें बताया, मतलब बोर्ड पे हमने जितना भी लिखा वो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है।
क्या कहते हो, सही बोल रहा हूँ ना सृजन, आशीष ग्रे सही चुप? हाँ सर। हाँ तुम भूल गए होगे अलग बात है, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भूल सकते हो, ठीक है ना। यही बता दो एनिलेशन ऑफ द मैटर, कोई 2 दिन पहले तक शायद तुम्हें नहीं पता था क्या ग्रेस? हाँ बोलो। ग्रेस, हाँ सर। पता था ना ये बात? हम्म। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेज मास। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है ग्रेस बताइए जरा, पता था तो। सर इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो सर उसका एक वो अम, सर वर्ड नहीं मिल रहा डिफरेंशिएट करने का। आवाज नहीं आ रहा है ग्रेस तुम्हारा। इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेज मास, इनमें हम डिफरेंस लिख रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट। सर हाँ बोलिए। सर मास तो मतलब एक किसी बॉडी का जो उसके अंदर जितना भी मैटर है वो कहेंगे ना सर, उसको तो मास। हाँ वो तो डिफिनेशन तुम बता रहे हो, हम हाँ डिफरेंस सर, पूछ ये रहे तो थे। मास का तो है कि बॉडी का मैटर्स मैटर्स कितने हैं वो मास बोलता है, मगर इलेक्ट्रिक चार्ज हाँ, वो तो तो देखो, शायद उसका पार्टिकल्स मतलब जो एटॉमिक पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो बोलता है ना सर। हाँ सब एटॉमिक पार्टिकल के पास जो एनर्जी होता है उसको बोल सकते हैं, हाँ सर। क्योंकि न्यूट्रल भी तो होता है, कोई बॉडी है तो अगर उसमें नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब भी तो वो एग्जिस्ट, उसमें भी तो पार्टिकल है लेकिन उसका चार्ज जीरो है। सारे चार्ज एक बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, ठीक सर है। इसलिए तो सही बोला, अगर मास की किसी बात सही बॉडी में है। और हाँ बोलो दूसरा डिफरेंस बताओ, अई चुप तुम बताओ, कुछ जानते हो तो। सर वही होगा सर कि अ, हर मास में चार्ज नहीं होता, लेकिन चार्ज होने के लिए मास चाहिए। चलो ये तो बहुत अच्छा तुमने याद कर लिया, अभी अभी लिखे थे, चलो अच्छा, इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। चलो दूसरा पॉइंट तुम्हारा सही है। और कोई बोलो, सृजन तुम बोलो कुछ नया। ये भी हमने लिखाया था, तुम अगर उसी में ढूंढोगे तो एक और मतलब तुम्हें मिल जाएगा पॉइंट, जो पढ़े उसी में से निकल जाएगा। आशीष आप भी बोल लीजिए कुछ, अगर जानते हैं तो। नहीं बोलेंगे? अरे सर हमने तो पढ़ा नहीं, हम तो आप ही के भरोसे हैं। क्या आशीष यही बोल दो। भाग गया क्या? अरे आशीष तो भाग ही गया है। नहीं आशीष तो है, फिर बोल क्यों नहीं रहा? आवाज जा रहा है आशीष, सुन पा रहे हो? यस सर। नहीं पता है आशीष? नहीं सर। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी, अब बोलोगे कि सर ये बात तो पता था, पॉजिटिव निगेटिव, तुम पूरा लिखना पीओ एस आई टी आई भी, नहीं तो चलो मैं भी लिख देता, वरना तुम भी शॉर्टकट मास्टर बन जाएगा। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ये बात पता था ना आशीष तुम्हें? इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। हाँ हाँ बोलो आशीष। यस सर। तो तुम तो बोल रहे तुमको पता नहीं, तुमको तो सब कुछ पता है पर तेरे दिमाग में नहीं आया, सही है ना। अब मास तुमने कभी सुना है क्या निगेटिव होता है? कौशल, नहीं सर। मास कभी निगेटिव होता है क्या? मास जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? मास हमेशा पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकते हैं। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, जैसा कि ये तो किसी ने नहीं बताया, ये लिख लो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू एनी, अभी अभी पढ़ाए थे। और मास जो होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज द नॉट एस्टेब्लिश्ड, quantization of mass is not yet stabilized.
दूसरा डिफरेंस बिल्कुल आसान, दोनों याद रहेगा ना, है ना आसान। ग्रेस, ऐचू, सृजन, सृजन बोलो कुछ, तबियत ठीक हुआ? थर्ड पॉइंट, हमने थोड़ी देर बताया था कि चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। ठीक है, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। स्पीड पे डिपेंड नहीं, कितना भी स्पीड या फिर उसके जो फ्रेमवर्क जो है, फ्रेम जो है उसको चेंज कर दो, कहीं पे भी रख दो चार्ज को, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन मास जो है वो बढ़ता है जब स्पीड बढ़ता है, तो स्पीड के बढ़ने से मास बढ़ता है। इस पे बेस्ड तुम एक टॉपिक आगे आने वाले समय में पढ़ने वाले हो। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। या तो पढ़ लिए होगे या तो पढ़ने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, सी जो है ये तुम्हारा क्या है, स्पीड है। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कह सकते, जब ये बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा तो ये क्वांटिटी कम होता जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, एक समय होगा ये पूरा वैल्यू छोटा होगा। ठीक है, जब ये छोटा होता जाएगा तो ये एम नोट जो है ये बढ़ता जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला तेरे 12 में ही है, आने वाले टाइम में आने वाले है, या 11th में भी था शायद कहीं पे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वेलोसिटी किसी भी चीज़ का बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी स्पीड जब किसी चीज़ का बढ़ेगा तो उसके जो मास है वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस एक हो सकता है। ये बात आया समझ में? ग्रेस है चुप, सृजन, हाँ सर। मास ऑफ अ बॉडी हाँ इंक्रीजेज विथ इट्स स्पीड। स्पीड किसी भी बॉडी का, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका स्पीड बढ़ता है तो उसके मास बढ़ जाएंगे, लेकिन चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये हो सकता है कि चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। मास वाले में फोर्थ पॉइंट, मास इज नॉट कंजर्व्ड बाय itself as some of the mass may get changed into energy, may get changed into energy और वाइस वर्सा। तुमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि चार्ज जो होते हैं कंजर्व होते हैं, लेकिन जो मास होते हैं वो हर जगह पे अपने आप कंजर्व नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मास होता है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है, जैसा कि तुमने सुना होगा आइंस्टीन का फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एनर्जी जो है ये मास और वेलोसिटी दोनों, वेलोसिटी के स्क्वायर और मास के मल्टीपल है। मतलब क्या, ये मास एनर्जी में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ बोलो ग्रेस जी, हाँ सर। बोलते जाइए। तो ये चारों सर। डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। सर आ गया? हाँ सर मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब उसके साथ क्या करना पड़ेगा? अब ये तो तुम्हें मतलब एक्सपेरिमेंट से आ सकता है। मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो, कोई भी चीज़ है, मान लो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो सपोज करो कि कोई फ्यूल ही है, तो उसमें क्या, उसमें तो मास है ना, उसके अंदर क्वांटिटी है ना। तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मास जो होता है कि उसके अंदर कितना अमाउंट, कोई भी क्वांटिटी कितना परसेंट है। मान लो कि सपोज करो कि वुड, लकड़ी, उसके अंदर भी तो मास है कि नहीं है? हाँ बोलो ग्रेस। हाँ सर। तो वुड वुड का तुम एग्जांपल ले लो, या फिर कोई जो कोल का एग्जांपल ले लो, उसके अंदर मास है। जब तुम उसको जलाते हो तो तुम्हें हीट एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता? एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ सर तो याद आया। कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं? जो मास है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके ऐसा नहीं है कि जला के कन्वर्ट करेंगे, दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सर मान लो केमिकल कोई सब्सटेंस है, जो केमिकल्स है तो उसके अंदर भी मास है।
उनसे भी हमें एनर्जी मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा एग्जांपल हमने तुम्हें दिया, आ गया, क्लियर हो गया। हाँ सर। ये मिटा दूं, ये लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ सर, हो गया। कौशल किशोर, समझ में आ रहा है कुछ या भाग गए जी? कौशल तो आता है, चेहरा दिखाता है, भाग जाता है ससुरा, पढ़ता नहीं है किसी दिन, ठग रहा है अपने माँ बाप को। अच्छा, फिजिक्स में मजा आना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? इंटरेस्ट जागा? बहुत दिनों से तो हम नहीं पढ़ रहे थे। हाँ सर। जितना आगे बढ़ते जाओगे मजा आता जाएगा, इंटरेस्ट लोगे तो मन लगेगा, नहीं लोगे तो बोर हो जाओगे, बात खत्म। जैसे मैथ को मजे के साथ पढ़ते हो, वैसे ही इसके बारे में भी सोचो कि कुछ नया सीख रहे हैं, ऐसे मन में रखो तो मजा आते जाएगा। और इस महीने में इस चैप्टर को हम पहले फिनिश कर लेते हैं, और इसके बाद जो अपना क्लास चलेगा और 3-3 दिन के करके चलेगा। MWF को मैथ, M फॉर मंडे, M फॉर मैथ, TTS में चलेगा फिजिक्स, ठीक है। ऐसे करके चलाएंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो बोर नहीं होंगे, सही है ना ग्रेस? वरना एक ही चीज कर करके थोड़ा सा मन थक जाता होगा ना। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नवोदय वाले बच्चे का फोन आया था, बोल रहा था सर मंडे से पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि मंडे से तुम्हारा भी कुछ एक्स्ट्रा लग जाए। अगर मैथ का क्लास चलेगा तो उन लोग का स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, तो हमने इसीलिए 3 से पहले पढ़ के रखा था, ताकि 1-2 तुम्हारा उनके साथ पढ़ा दूं। आगे ये तो चलता ही रहेगा अपना, समझ रहे हो ग्रेस, आशीष चुप? हाँ सर। हाँ, तो अपना डबल फायदा हो जाएगा ना। फिजिक्स में अभी चार्ज इधर इनका चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उनका करंट से स्टार्ट देखते हैं, बोलते हैं उन लोग को, अगर मान गया तो इधर पे चार्ज चलता रहेगा, उधर पे करंट स्टार्ट कर देंगे, तो और भी स्पीडी हो जाएगा अपना सिलेबस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मास की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन gravitational forces between two masses are always attractive। याद करने की कोशिश करोगे ना आशीष, तो बिल्कुल आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम दिमाग में इमेज बन जाएगा। देखो, हमने बोला कि दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज मान लो कि Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। तो इनके बीच के जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे दोनों चार्ज के बीच में, जो ये एक चार्ज है, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है। यहाँ पे देखो रिपल्सिव होगा, ये इधर जाना चाहिए, ये इधर, क्योंकि इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है। और अगर यहीं पे मैं ले लूँ प्लस Q1 और माइनस Q2, तो ये क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। ये बात आया आशीष समझ में? हाँ बोलो। इसी प्रकार अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, दो मास है, एक है M1 और एक है M2, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज जो होंगे, दो चार्ज जो होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दो मास के बीच में, वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा। क्लियर हुआ? तुम लोग बीच बीच में हाँ बोलते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, लग रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ तो सर। थोड़ा थोड़ा कोई एक बोल दिया करो। हाँ ये सर। क्लियर हो गया? ठीक। क्योंकि चेहरा तो कोई सामने नहीं है ना, सृजन भी ऑनलाइन ही है, आदत हो गई है ऐसा सुनने की। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 6 देखो, हम इसमें बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसल आउट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसल आउट। दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ठीक है, वो कैंसल आउट भी हो सकते हैं। मान लो कि ये चार्ज है और ये चार्ज है, दोनों चार्ज है। सपोज करो कि ये है मान लो कि ये Q है, प्लस Q और ये माइनस Q है, दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों चार्ज को हम जो Q इज इक्वल टू
Q मतलब ये वाला Q प्लस ये वाला Q, तो ये दोनों कट के जीरो भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसल आउट, ठीक है। दो चार्ज मतलब न्यूट्रलाइज एक दूसरे को कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो ये हमेशा मतलब कैंसल आउट कभी भी नहीं होते। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो डिफरेंट बॉडीज के बीच वो कभी कैंसल आउट नहीं होते हैं, परंतु चार्ज कैंसल आउट हो सकते हैं, क्योंकि कोई चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, कोई चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ हाँ सर। आशीष? पॉइंट नंबर 6, हाँ सर। ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट बॉडीज नेवर कैंसल आउट, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। अ चार्ज बॉडी always a charged body always possesses some mass। चार्ज बॉडी जो होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ मास होगा। मैंने क्या बोला, किसी के अंदर अगर चार्ज है मतलब क्या, उसमें कुछ ना कुछ मास है। तो जो भी चार्ज बॉडी होंगे उसमें कुछ ना कुछ मास होंगे, लेकिन वैसे बॉडी जिसमें मास हो उसमें चार्ज नहीं भी हो सकते, जैसा कि एचुक का कहना था। तो एचुक वाला पॉइंट सबसे लास्ट में रखा गया, ठीक है। यही बोला था ना एचुक तुमने? हाँ सर। may not have any net charge। तो ये था चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में डिफरेंस। इसके बाद का जो अपना टॉपिक, चलो एक टॉपिक करने से पहले एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी गिव्स, लिखो तो, ये लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन लिखो, इफ अ बॉडी गिव्स एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन निकालने दो। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन, if a body gives out 10 to the power 9 electron every second, if a body gives out 10 to the power 9 electron every second, comma, how much time is required to get, how much time is required to get a total charge of how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it। मतलब एक बॉडी है जिनसे 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पे 9 जीरो डाल दो, फिर जितना क्वांटिटी होगा उतना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में बाहर आता है। तो उस बॉडी को 1 कूलम चार्ज गेन करने में, मतलब ताकि उस पर 1 कूलम चार्ज हो जाए, तो उसमें कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे, तो जो भी हो वो। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन निकलता है एक सेकंड में। एक सेकंड में 10 to the power मतलब 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकलता है एक सेकंड में। तो इन 1 सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। इन 1 सेकंड Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q कितना हो जाएगा तुम्हारा, N कितना है 10 to the power 9, इलेक्ट्रॉन कितने निकलते हैं 10 to the power 9, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, मतलब 1.6 इंटू 10 to the power
माइनस 19 कूलम। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। क्यों? क्योंकि देखो 10 टू द पावर 9 प्लस में 10 टू द पावर माइनस 19, इन दोनों को हमने इसको और इसको सोल्व किया तो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 और 1.6, इतना ही रह गया। यहाँ तक आया समझ में? हाँ बोलिए। हाँ सर। अगला है टाइम रिक्वायर्ड। अब इसको उल्टा करके लिखते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ, इसी को उल्टा करके लिखते हैं, 1 सेकंड में कितना चार्ज मिला, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो हम लिख रहे हैं कि टाइम रिक्वायर्ड मतलब समय जो लगा हमें कितना चार्ज के लिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम के लिए इज कितना लगा, 1 सेकंड। मतलब इतना चार्ज जो है, इतना चार्ज हमें 1 सेकंड में मिला। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूंगा कि 10 कूलम चार्ज मिला 1 सेकंड में, तो 1 कूलम कितना में मिलेगा, 1/10। ये बात है समझ में, यूनिटरी मेथड। इसी प्रकार टाइम रिक्वायर्ड टू गेट, इतना के जगह हम क्या लिख देंगे, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में मतलब इतना चार्ज आने में 1 सेकंड लगा, तो 1 कूलम आने में क्या लगेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेकंड। ये बात है समझ में? हाँ बोलो, जिसको नहीं आया पूछ लो। आ गया तो हो गया खत्म यहीं पे। यह है समझ में? मैथ तो तुम्हारा अच्छा ही है, आ ही गया होगा। किसी को उल्टा करके हाँ हमने सर, लिखा, आगे। आशीष आ गया, सबको आ गया, किसी को नहीं आया तो ना बोलो। आ गया आशीष? ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, एक को मतलब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, मतलब इधर से 10 ले लेना ऊपर, देखो यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 10 है ना, तो 10 टू द पावर माइनस 9 कर लो, एक 10 को ऊपर ले लो थोड़ा सा, 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे मतलब 1 इंटू 10 हो जाएगा 10, 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 6.25, और 10 टू द पावर ये माइनस 9 जो है ये ऊपर जाएगा, पहले एक लेके चला गया था, 10 टू द पावर माइनस 10 था, एक 10 को ऊपर लेके चला गया तो प्लस 10 बन गया, और इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 6.25 आ जाएगा, और 10 टू द पावर माइनस 9 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 9, और ये हो गया सेकंड में। ठीक है, इतना सेकंड में जो तुम्हारा इतना चार्ज जो आएगा, इतना चार्ज वो कितना सेकंड में, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकंड में। ये बात है समझ में? हाँ सर। तो ये तो चलो सेकंड में पूछ दिया तो ठीक है, अगर पूछ दे कि कितना साल लग जाएगा तो ईयर में उसको कैसे निकालेंगे, तो देखो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9, ये तो है 1 सेकंड में इतना, तो सेकंड को कन्वर्ट करेंगे पहले मिनट में, तो 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट को कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो 60 से फिर डिवाइड करेंगे, आवर को कन्वर्ट करेंगे डे में तो 24 से डिवाइड करेंगे, मतलब सॉरी सेकंड को मिनट, मिनट को आवर, आवर को डे, डे को ईयर, तो कितने दिन उसमें, 365। ठीक है, तो इतने से उसको डिवाइड कर देंगे, तब ये आ जाएगा आंसर ईयर्स में। आया बात समझ में? ये बात आया, इसको जब तुम सोल्व करोगे तो 198.18 ईयर्स आएगा। इतना साल में इतना चार्ज, अगर कोई एक बॉडी है उससे 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 1 कूलम चार्ज को गेन करने में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को गेन करने में, है ना, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, इसको मत देखना, गलती से मैं उसको बोल रहा था। 1 कूलम चार्ज को गेन करने में इतना सेकंड लगेगा, अगर ईयर में बात करोगे तो इतना ईयर लगेगा। ये बात है, अच्छा से समझ में आया सबको? हाँ सर। इसको छाप लो। सृजन आ रहा है ना? एक क्वेश्चन और लिखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम अ पीस ऑफ अ मेटल how many electrons must be removed from a piece of a metal so as to leave it, so as to leave it, leave it with a positive charge of, इसको मिटा दूं क्या आशीष? ये हो गया सर। हाँ,
यस सर। सर रिमूव्ड फ्रॉम अ मेटल के बाद क्या बोला आपने? अच्छा रिपीट कर रहा हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल so as to leave it with a positive charge of 3.2 into 10 to the power minus 17 coulomb। मतलब देखो कोई भी मैटर से, मान लो ये मैटर है, कोई एक मैटर है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का निकल रहा है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है ना आशीष, हम बोलो इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज से निकल रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज निकल रहा है। पहले तो चार्ज बैलेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। तो देखो उसमें ओनली पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो बोला गया कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकले ताकि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा ये 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कोलम बचेगा। तो इस तरह अच्छे से समझ में आया सबको? हाँ बोलो। तो हाँ तुमने सर। पढ़ा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें हमें हमें क्या पूछा, एन। एन क्या होता था कि मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ करता था एन। तो यहाँ से एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई ई। तो क्यू तुम्हारा कितना दिया हुआ 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो देखो जब इसको सोल्व करोगे 3.2 डिवाइडेड बाय 1.6, तो इसको डिवाइड करोगे 3.2 को 1.6 से तो आ जाएगा 2, 1.6 टू 3.2, 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो 10 टू द पावर माइनस 17, 10 टू द पावर माइनस 19, तो 17 से 17 कट जाएगा, नीचे बच जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 2 बन जाएगा, यानी तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो। आ गया ना समझ में मैंने जो बोला? ये हो जाएगा तुम्हारा 200 कूलम। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, आ गया। सॉरी कूलम नहीं, कूलम कूलम तो कट जाएगा दोनों, ये सीसी तो दोनों कट जाएगा। 3.2 को 1.6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 10 टू द पावर 17 से 10 टू द पावर 17 मतलब माइनस में कट जाएगा, बच जाएगा माइनस में 10 टू द पावर 2, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पे डबल जीरो, तो इतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जो बॉडी है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम चार्ज को गेन कर लेगा। अगला जो टॉपिक है वो कूलम लॉ, जो कि 100% इम्पोर्टेंट है, वो आएगा ही आएगा, 70% गारंटी है कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा। तो ये हम पढ़ेंगे, इसको छाप लो। मजा आ रहा है ग्रेस या नहीं आ रहा? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं सर। आजकल तो मेरा ट्यूशन 11 घंटा चलने लगा, ठीक है, और कल परसों से 14 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नवोदय वाला का एक और बैच बन जाएगा। पॉलिटेक्निक वाला भी आ गया, देखो एक समय था जब पॉलिटेक्निक वाला भी नहीं आता था, तो पॉलिटेक्निक भी आ गया, 11th आ गया, 12 का दो बैच हो गया, मतलब मंडे से 2 हो जाएगा, अभी तक एक है, हालत खराब हो गया है। अब उसके बाद बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, बायोलॉजी पढ़ाने के लिए डील हुई है 10 बजे से लेकर 11:30 बजे रात को। समझा सृजन? पढ़ना हो तो बोलना। ठीक है सर। सृजन बायोलॉजी का क्लास चलेगा 10 बजे से 11:30 बजे रात को। सर आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन पढ़ाएंगे? ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन कौन है इतनी रात को भाई?
भूत पकड़ तो लेगा हाँ रास्ते में। हाँ हम बोले नहीं पढ़ाएंगे, अब बच्चे लोग का इच्छा है नवोदय वाला कि नहीं सर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, बात खत्म। तो अब क्या कर सकते हैं, बोले ठीक है रात को, तो बोले ठीक है। द फोर्स, हाँ कुलम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुलम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ लॉ दिया। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी वेरी वेरी भी इंपॉर्टेंट कर लो, जितना लगाना है 10-20 लगा लो इसका। ये तुम्हारे PT1 में भी आएंगे, बाकी स्कूल की सारी एग्जाम में आएंगे। बोर्ड में टाइप हो जाता है, कभी ये आ जाता है तो कभी दूसरा आ जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आने के चांस नहीं है, 60-40 के चांस होते हैं आने के, 60% इसी का चांस होता है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल, एनी 2 पॉइंट चार्ज लिखो, पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पॉइंट चार्जेस लिख दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to the product of the charge, the product of the charges, and inversely proportional to the square of the distance between them। तुम लोग 6 बजे तक सो रहे होते हो, पॉलिटेक्निक वाला बच्चा जो है 6 बजे ट्यूशन में प्रेजेंट रहता है। भूख देखो इतनी लगती है बच्चों को अब पढ़ाई की। कोरोना ने सबको ये बना दिया था, आलसी बना दिया था। एफ जो होता है, ऐसा बोला गया है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन जो होता है 2 पॉइंट चार्ज, देखो मान लो कि ये पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, तो इन दोनों, ये Q1 है, ये Q2 है, ध्यान से समझो, ये Q1 है पॉइंट चार्ज, ये Q2 पॉइंट चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों मतलब जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट के। मतलब अगर मैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दूँ तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज, ठीक है, Q1 इंटू Q2, ठीक है। और एफ जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये हमने मान लिया कि r है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है r है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये बात आया समझ में? हाँ बोलो। सर तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला जो हो जाएगा F इज इक्वल टू, मतलब जब मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन जब हटता है तो कोई एक कांस्टेंट इंट्री मारता है, तुमने देखा होगा बचपन में पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू KMA। जब K हटता था तो फिर क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था, ठीक है, सॉरी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA, और जब ये साइन हटता था तो KMA आ जाता था। K का वैल्यू 1 हम 1 निकाल के दिखाए थे, उसके बाद फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ऐसा कई बार हुआ है, ये जो हटेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन, जब इसको हम कॉम्बाइन करके लिखेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा एक कांस्टेंट एंट्री मारेगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला एकदम बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस देगा तुम्हारा इस चैप्टर में, बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा ये, ठीक है। अब बोलोगे कि सर 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट होता है K जो हम लिखते थे ना, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लो कि ऐसा ना लिख के हम ऐसे लिख दूँ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये K का ही वैल्यू है 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उनको अगर डिजिट के टर्म में अगर बात करोगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर का मीटर। अच्छा ये बात समझ में आ गया क्या आशीष, ग्रेस, इच्छुक, सृजन? हाँ सर। हाँ ऊपर का मीटर हूँ मैं। तो यहाँ पे 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट जो है ये इक्वल टू K है, और K जो है इसका मतलब 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है ये है तुम्हारा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Nm स्क्वायर C का पावर -2, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा वैल्यू ये है 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये है 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है।
ये है। अगर मैं बोलूँ कि ओनली इप्सिलॉन का वैल्यू कितना होगा, ओनली इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, तो ये होता है 8.85। ये सब चीज़ याद रखना, न्यूमेरिकल में मदद करेगा। इंटू 10 टू द पावर -12 सी स्क्वायर n का पावर -1 n का पावर माइनस। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना है 1/4। 4 को 3.14 या 22/7 ये पुट करके इप्सिलॉन नॉट का देखो 1/4 इंटू 22/7 इंटू ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। ये बात सबको अच्छे से समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। अगला टॉपिक है यूनिट ऑफ चार्ज। यही सब चीज लिखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज के अंदर भी। लिखा देता हूँ इसको। यूनिट ऑफ चार्ज कितना 2-3 पेज हुआ क्या है जो? हाँ सर, 3 पेज से तो ज्यादा ही हो गया। द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज, क्योंकि ज्यादा पढ़ा देने से याद भी तो होना चाहिए ना, कूलॉम। ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। इन द इक्वेशन इज, अगर Q1 इक्वल टू Q2 हो जाता है तो मतलब ये 1 कूलम Q1 Q2, मान लो कि चार्ज 1 चार्ज 2 दोनों 1 कूलम हो जाता है, और जो रेडियस है मतलब r जो है, r मतलब रेडियस में गलती से बोल दिया, जो डिस्टेंस है अगर ये भी 1 मीटर हो जाता है, मान लो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, अगर ये Q1 भी 1 कूलम हो जाता है, Q2 भी 1 कूलम हो जाता है, और जो तुम्हारा डिस्टेंस जो था 2 पॉइंट चार्ज के बीच का, ठीक है, ये भी अगर 1 हो जाता है, ये सब कुछ 1 हो जाता है, तो ये पूरा होल क्वांटिटी क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। मतलब ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आएगा। आएगा ना सृजा? ना बोलो, मेरा समझ में एफ क्या आ जाएगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये सब Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर जो है ये सब सारा ये पूरा 1 बन जाएगा। तो 1 इंटू समथिंग, तो ये समथिंग हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, जो पढ़े थे न्यूटन। ये फोर्स है इसलिए न्यूटन में आएगा। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन आएगा। अगर Q1 Q2 दोनों 1 कूलम हो जाए और जो दोनों चार्ज है पॉइंट चार्ज उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो फोर्स जो लगेगा दोनों के बीच में वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन लगेगा। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे 1 मैंने पुट कर दिया, मन ही मन लिखा नहीं। आशीष जी समझ आया? यस सर। उसके नीचे लिख लीजिए एक स्टेटमेंट में, इस पॉइंट के नीचे। सो 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर पूछ देते रहे कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, लिखो 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज। So 1 coulomb is that amount of charge। लिख लिया? That repels an equal and similar charge, that repels an equal and similar charge with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton, when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it। 1 मीटर फ्रॉम इट। लिख लिए क्या सब लोग? हाँ बोलिए। हाँ सर। पॉइंट नंबर 2 लिखिए यूनिट का, यूनिट ऑफ चार्ज जो हमने लिखा पॉइंट नंबर 1 है, अभी कंप्लीट ऑफ पॉइंट नंबर 2 लिखो। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS सिस्टम, in electrostatic CGS system, comma, the unit of charge is
known as the unit of charge is known as electrostatic unit of charge. CGS सिस्टम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज हो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। कहीं कहीं पे तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा, ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज के E.S.U ESU ऑफ चार्ज, ठीक है, ESU ऑफ चार्ज। और इसको क्या लिखेंगे, स्टेट कूलॉम, स्टेट कूलॉम, शॉर्ट फॉर्म में स्टेट सी का भी यूज किया जाता है, स्टेट कूलॉम, स्टेट सी। इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS सिस्टम में चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम स्टेट कूलॉम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट कूलॉम, STATCOULOMB, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्टेट सी लिखते हैं। ये बात आ गया समझ में? हाँ सर। सब कोई समझ गए? अगला जो टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को अब हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये मेरे ख्याल से अगले दिन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस आएगा, फिर आएगा तुम्हारा परमिटिविटी। मज़ेदार है, आगे जितना बढ़ते जाएंगे मज़ा आते जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद। किसी को कुछ पूछना है? सब कुछ क्लियर रहा आज का क्लास? यस सर। ठीक है। हाँ सर।